हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीएफ में। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना। देखिए, आपकी जो क्लासेस है ना, सामान्य विज्ञान की क्लासेस चल रही थी। इसी दौरान जो पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती आती है, उसी के संबंध में मैंने जो सामान्य विज्ञान का पूरा क्लास चल रहा था, उस क्लास को थोड़ा सा ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका पर्यावरण संरक्षण मंडल में परिचारक को देखते हुए है ना, सिलेबस के अनुसार हम लोग क्या तो क्लास कर रहे हैं। और ये एमसीक्यू क्लास ना होकर, ठीक है, पूरी तरीके से डिटेल क्लास है। यहाँ आप सभी चीजों को क्या तो पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी 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 को कंटिन्यू करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप और जल का संबंध। ठीक है, ये आपको देखने को कहाँ मिलता है तो याद रखिएगा, जो पादप कार्यिकी है ना, उसका जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, उसका बेसिक मतलब क्या है कि पादप काम किस तरीके से करता है, पादप अपना कार्य किस तरीके से करता है। तो पादप और जल का संबंध आपको देखने को मिलेगा, है ना। पेड़ और, ठीक है, पेड़ को क्या होता है, पानी में पानी जब तक मिलते रहता है तब तक वो जीवित रहता है, और जैसे ही पानी नहीं मिलता है ना, पेड़ क्या होता है, सूख के मर जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से, चलो उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ना, जल परिवहन। देखिए, आपके जो सिलेबस है वहां आपसे पूछा गया विसरण के बारे में, परासरण और अंतःशोषण। ठीक है, तो सबसे पहले जल का परिवहन हम लोग देख पाते हैं। तो इसके जो सिद्धांत है, मूल 3 सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो विसरण। विसरण में होता क्या है तो याद रखिएगा, अणुओं का जो गति है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की है, और वो स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। अणु जो है, याद रखिएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतंत्र रूप से क्या तो गमन करते हैं, याद रखिएगा। और विसरण में आपको देखिएगा जो मेम्ब्रेन है ना, वो झिल्ली, वो उपस्थित नहीं होता या आवश्यक नहीं है, ये याद रखना है। विसरण में जो मेम्ब्रेन या झिल्ली है ना, विसरण की प्रक्रिया के लिए मेम्ब्रेन या झिल्ली ये जो है आवश्यक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। और विसरण का उदाहरण देखेंगे, कमरे में जैसे ही आप अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी महक जो है ना क्या होती है, फैलने लगती है। ये विसरण का उदाहरण है। उसी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन का, ठीक है, बॉडी में जो परिवहन होता है, पौधों में जिस प्रकार का परिवहन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है, विसरण का उदाहरण होता है। ठीक, अब अगला देखते हैं, परासरण। परासरण के बारे में आपको ध्यान देना है कि इसमें विलायक जल का अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन की होता है। देखिए, विसरण में यहाँ पे क्या था तो झिल्ली अनुपस्थित था, लेकिन परासरण में क्या है तो झिल्ली के माध्यम से, झिल्ली कैसा है तो अर्ध पारगम्य। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होना अनिवार्य है। तो परासरण में आप देख पाते हैं विलायक जल का, है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र की ओर गमन करते हैं। उदाहरण देखेंगे परासरण का, तो जो मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, जड़ होती है ना, जड़ के माध्यम से जल को क्या करते हैं, वो अवशोषित करता है अपनी ओर खींचता है, और पूरे, है ना, पौधे की स्ट्रक्चर तक क्या करता है, वो पहुंचाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, परासरण का उदाहरण। अंतः शोषण, इसमें आप देख पाते हैं जो ठोस कण या कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, ठोस कण या कोलाइड द्वारा बिना विलयन बनाए जल का क्या तो अधिशोषण किया जाता है। अंतः शोषण में देखेंगे आप, जो ठोस कण होते हैं ना, जो कोलाइड्स होते हैं, वो बिना विलयन बनाए क्या करता है, जल का सीधा अवशोषण करता है। इसमें भी झिल्ली होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसमें भी आप लोग याद रखिएगा, झिल्ली का होना क्या तो आवश्यक नहीं है। उदाहरण, जैसे बरसात में जो लकड़ी के दरवाजों का खुलना, ये क्या करता है, अंतः शोषण, स्वतः ही क्या करता है, बिना विलयन के माध्यम से उसको सोख लेता है। और बीजों का अंकुरण, ठीक है, जब बीज क्या भूमि में लगा के छोड़ देते हैं या गमले उमले में मिट्टी रख के छोड़ देते हैं, उस वो जिस प्रकार अंकुरित होता है वो क्या कहलाता है, अंतः शोषण के कारण ही कहलाता है। जैसे आम का जो है ना अंदर का गुठली होता है, आपको ऐसे ही फेंक दे रहे होगे, और बरसात के मौसम से उससे क्या तो अंकुरित होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर विषण, परासरण और अंतः शोषण आप लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने झिल्ली के बारे में देखा था, तो हम लोगों ने देखा था अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसा झिल्ली होता है जिसमें केवल एक विलायक जल का ही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जल ही क्या करता है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ क्या होता है, जा पाता है। उसी को क्या तो अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और पारगम्य, पारगम्य झिल्ली में याद रखिए विलय और विलायक जो, ठीक है, विलय और विलायक दोनों क्या करते हैं, ठीक है, गमन करते हैं। विलय और विलायक दोनों क्या करते हैं, आवागमन कर लेते हैं, है ना। और इसका उदाहरण क्या है, कोशिका भित्ति जो सेल वाला है ना, वो पारगम्य झिल्ली का उदाहरण। उसी प्रकार अपारगम्य, अपारगम्य में याद रखिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है,
विलय विलायक कोई भी एक क्या करे तो प्रवेश नहीं कर पाता, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा पाता और नहीं दूसरे स्थान से पहले स्थान पे आ पाता है। इसका उदाहरण है अधिचर्म और काक, ये याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार चयनात्मक या विधात्मक सिलेक्टिव, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसमें जल के लिए अधिक पारगम्य और विलय के लिए कम होता है, ठीक है। जो जल जो विलायक होता है ना, वो क्या कर सकता है, आराम से आ जा सकता है, वो सिलेक्टिव होता है, उसको सिलेक्ट करके रहते हैं। और जो जल में जो विलय होता है, ठीक है, जल में जो क्या होता है, विलय होता है ना, याद रखिएगा, जल में जो विलय होता है वो बहुत कम मात्रा में आते जाते हैं, लेकिन जो जल होता है वो पूरी तरीके से आने जाने के लिए क्या होता है, अधिक अधिक स्वतंत्र होता है। इसका उदाहरण है प्लाज्मा झिल्ली और टोनोप्लास्ट, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला जो इंपॉर्टेंट है, देखिए कोशिका और विलयन, इसे जीव द्रव कुंचन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। कोशिका और विलयन जो होता है ना, इसको जीव द्रव कुंचन के नाम से जानते हैं। देखिएगा, ये आपके पेपर में पूछा जाता है, जैसे अल्पसारी विलयन हो गया, ठीक है, समपसारी विलयन हो गया और अति परासारी विलयन हो गया। तो अल्पपसारी विलयन में आपको याद रखिएगा, यहाँ अंतः परसरण आपको देखने को मिलता है। और इसका उदाहरण आप देखेंगे क्या, किशमिश का फूलना। किशमिश को क्या करते हैं, पानी में रख देंगे तो भीगकर फूल जाता है, ये क्या होता है, अल्पसारी विलयन होता है ना। समपसारी विलयन, इसका मतलब क्या है, देखिएगा, किशमिश को पानी में रखते हैं ना, पानी में रख के आप भिगो दोगे तो पानी क्या किसमें चला जाता है, किशमिश अपने आप में सोख लेता है और वो फूल जाता है। और समपसारी विलयन में ये जैसे सामान्य कोशिका की तरह काम करता है, सामान्य कोशिका की तरह ये क्या करता है, काम करता है। ये होता कैसे, जैसे कि बलून जैसा है ना, बलून जैसा होता है। इसको यहाँ पर आप लोग विज्ञान की भाषा में समझिएगा कि जैसे कोई कोशिका जो सिकड़ी होती है ना, ठीक है, देखिए कोई कोशिका, देखिए पढ़िएगा, सिकुड़ी कोशिका को वापस शुद्ध जल में रखने पर वह फूल जाती है। मैंने बलून जैसा क्यों कहा, जैसे कि देखिए बैलून के अंदर क्या गैस भरा होता है, जैसे ही पे आप उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, उसका गैस बाहर आता है, और जैसे आप उसको छोड़ेंगे गैस क्या हो जाता है, उसमें भरने लगता है। बस उसी प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, किसमें, तो समपसारी विलयन में। जो कोशिका क्या होती है, सिकुड़ी होती है, जैसे ही वो क्या होता है, पानी कॉन्टेक्ट में आता है, फूलता है, और जैसे ही पानी उससे बाहर निकल जाता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। अति पराशरी विलयन, इसको क्या तो वही परासरण कहते हैं। इसमें जीव द्रव को क्या कुंचन देखने को आपको मिलता है। इसमें होता क्या है कि अंदर में अगर कोई पानी होता है वो क्या केवल केवल बाहर निकलता है, ठीक, अंदर में अगर पानी होता है तो केवल केवल क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे अंगूर का सिकुड़ना, अंगूर आप मार्केट से खरीद के लाएंगे और ऐसे ही आप बाहर में रख देना, धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर का जो जल होता है ना, जो पानी की मात्रा होती है, वो वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, बाहर निकलते जाता है, ठीक है। इसको वाष्पोत्सर्जन हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है, ये क्रिया है ना, वाष्पोत्सर्जन नहीं कहेंगे, है ना, हाँ उसको कह भी सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे परसरण अति परसरण है, ठीक है। तो ये अति जो है ना, परासरी का उदाहरण है, ठीक है। इसमें होता क्या, अंगूर आप खरीद के लाते हैं, एक जगह आप उसको रख देंगे, रखने के बाद क्या होता है, मान लीजिए धूप का दिन है, जल्दी जल्दी वो क्या होता है, उसका पानी जो है कम होने लगता है, वो सिकुड़ने लगता है, ठीक है। तो जब अंगूर का सिकुड़ना आता है तो वहाँ अति परसरी विलयन का एक उदाहरण है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब अंगूर जो है ना, अंगूर को आप ऐसे क्या हो बाहर में रखे हो, वो अपने आप पानी को खींचता नहीं है, उससे आप पानी केवल केवल बाहर ही निकलेगा, ठीक है। और समपरिचारी विलयन में होता है, यहाँ कोशिका ऐसे काम करता है, जिसमें पानी की जरूरत हो तो पानी खींचता है, और पानी ज्यादा होता है पानी निकाल देता है। अल्पसारी में क्या होता है, वो पानी केवल केवल खींचने का काम करता है, जैसे किशमिश, किशमिश को आप क्या करोगे, पानी में भिगो दोगे तो केवल केवल पानी खींचेगा वो, तो ऊपर से पानी को और एक्स्ट्रा पानी अपने खुद से नहीं देगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका का जो आंतरिक दाब होता है उसके बारे में, है ना। कोशिका का क्या, तो जो आंतरिक दाब होता है उसके बारे में, ठीक। अब ना कोशिका के अंदर आंतरिक दाब में एक स्फीति दाब आप पढ़ेंगे, और इसका दाब जो है, ठीक है, दोनों साइड आपको देखने को मिलता है, अंदर की ओर भी और बाहर की ओर भी, ठीक है। तो इसमें भी स्फीति दाब में आपको दो दाब पढ़ना है, एक है स्फीति दाब, पहले समझते हैं। और इसमें आपको देखने को मिलता है भीति दाब देखने को मिलता है, ठीक है। चीजों को समझते हैं पहले, समझ में आ जाए, ठीक। स्फीति दाब, इसको टोरगर प्रेशर टीपी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव द्वारा कोशिका भित्ति में बाहर की ओर लगने वाला, ये पूरा जो है ना, ये पूरा क्या है, तो याद रखिएगा जीव द्रव, ठीक है, जीव द्रव द्वारा कोशिका के भित्ति पर बाहर की ओर जो दाब लगाया जाता है वो क्या होता है, स्फीति दाब होता है। और यही दाब जो है कोशिका को क्या करता है, तो आकार प्रदान करता है। कोशिका का आकार प्रदान कौन करता है, तो स्फीति दाब करता है। अब है भित्ति दाब, भित्ति दाब होता है वाल प्रेशर, जिसको डब्ल्यूपी के नाम से जानते हैं हम लोग। तो यहाँ दृढ़ कोशिका जो है
भित्ति द्वारा जीव द्रव पर अंदर की ओर लगने वाला ये विपरीत दाब है। ठीक है, तो भित्ति दाब क्या होता है, ये अंदर की ओर लगता है। ठीक है, भित्ति दाब क्या है, ये कोशिका की अंदर की ओर, कोशिका भित्ति के अंदर की ओर दाब लगता है। और स्थिति दाब में जो है दाब जो है ठीक है, कोशिका द्रव के बाहर की ओर क्या हो तो लगता है। अब देखिए दोनों दाब को है ना बराबर कौन सी कंडीशन में होता है, तो याद रखिएगा स्फीति दाब और भित्ति दाब दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, और स्फीति दाब जो है कोशिका को आकार देने का क्या होता है, कारण होता है, ये याद रखना है। और याद रखिएगा विलयन में विलय की उपस्थिति के कारण उत्पन्न दाब जो है जल को अंदर खींचने वाला बल। ठीक है, ये परस्पर दाब आपको देखने को मिलता है, जिसको क्या तो ऑस्टोमेटिक प्रेशर ओपी के नाम से जानते हैं। देखिए विलयन में होता क्या है, विलय और विलायक होता है। ठीक है, विलयन में क्या देखने को मिलता है, विलय और विलायक होता है। विलय वो होता है जो क्या होता है, विलायक में घुल जाता है, इसका मतलब क्या है, विलायक हमेशा ज्यादा होगा। तो विलयन में विलय की उपस्थिति के कारण उत्पन्न दाब जल को अंदर खींचने वाला बल। ठीक है, तो कोशिका में आपको सिर्फ स्फीति दाब और भित्ति दाब के बारे में देखिएगा। स्फीति दाब कोशिका में बाहर की ओर लगता है, आकार का ये कारण होता है, कोशिका का आकार प्रदान करने का। भित्ति दाब जो है कोशिका भित्ति के अंदर की ओर लगता है, और ये क्या करता है, स्फीति दाब और भित्ति दाब का दोनों के दाब को आपस में बराबर करता है। ठीक है, चल ये आपको याद रखना है। विसरण दाब न्यूनता जिसे कोशिका की प्यास के नाम से हम लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो विसरण दाब न्यूनता जिसको डीपीडी हम लोग यहाँ कहते हैं। ठीक है, डीपीडी मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। ये बराबर होता है ओपी जब जल को अंदर खींचने की शक्ति और टीपी जल को बाहर धकेलने या रोकने की शक्ति के अंतर के। ठीक है, तो विसरण दाब न्यूनता जो है ये किसके बराबर होता है, जल को अंदर खींचने वाली शक्ति और जल को बाहर धकेलने वाली शक्ति के अंतर। ठीक, और डीपीडी के बारे में यहाँ पे देखिएगा तो इसको चूसण दाब है ना समझिएगा। शुद्ध जल और विलयन के विसरण के दाब का अंतर जो है यही क्या तो डीपीडी कहलाता है। जल हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जाता है। जल जो है याद रखिएगा हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर क्या तो परिवहन करता है। ठीक, वाटर पोटेंशियल है ना, ये उसका क्या है तो संकेत है ना। वाटर पोटेंशियल का जो संकेत आप लोग देख पाते हैं इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। डीपीडी का आधुनिक रूप शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम शून्य होता है। ठीक है, शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम क्या देखने को मिलता है, शून्य होता है। जल हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, ये भी याद रखना है ना। जल हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। ठीक है, देखिएगा ये आपका अगला है। अब यहाँ पर हम लोग ना मृदा जल और आपके जड़ की जो सारिकी है रूट एंटोनॉमी इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ना केवल केवल कोशिका जल के बारे में देखना है। कोशिका जल ही क्या करता है, पौधों के द्वारा अवशोषित होता है, ये आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको जल का जो चरण है ये आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मृदा जल, मिट्टी में जो जल उपस्थित होता है पानी की मात्रा वो ये जो है जड़ के माध्यम से क्या करता है, आगे बढ़ता है ना। जड़ इसको अपनी ओर अवशोषित करता है, उसके बाद ये कॉर्टेक्स में पहुंचता है। कॉर्टेक्स के बाद आपको अंतःत्वचा देखने को मिलता है, फिर परिरम, और उसके बाद ये जाइलम। और जाइलम जो है पूरे पौधों में क्या करता है, जल का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि जल का फ्लो जो है पौधों में किस प्रकार होता है। तो मृदा जल, फिर मूल रोम, फिर कॉर्टेक्स, फिर अंतःत्वचा, फिर परिरम और फिर जाइलम। ठीक, इतनी चीजें। अब जल परिवहन का जो मार्ग है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए जल में जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये वाला हो गया है ना, ये नीला वाला केवल केवल ये एपोप्लास्ट परिपथ है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो हरा वाला है ना, हरा वाला अगर जल ऐसा फ्लो होता है तो इसको क्या तो सिम्प्लास्ट परिपथ कहते हैं। ठीक, इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ना इस प्रकार से टूटा टूटा हुआ, ये क्या होता है, रिक्तियां परिपथ, मतलब बीच बीच में रिक्त स्थान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक, अब देखिएगा जैसे कि अब सीधा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे एपोप्लास्ट ये निर्जीव मार्ग होता है, मतलब उस मार्ग में यहाँ देखने को मिलेगा आपके है ना, चाहे वो जड़ वाले हिस्से के आसपास देखने को मिले या तना वाले हिस्से के, मतलब वहां का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, मृत होता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा, कोशिका भित्ति और अंतरक कोशिकीय स्थान में आपको देखने को मिलता है। कोशिका भित्ति और अंतरक कोशिकीय स्थान में आपको एपोप्लास्ट देखने को मिलता है। इसकी गति तो तेज होती है लेकिन कोई ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा क्यों नहीं होती, क्योंकि ये निर्जीव होता है। ठीक है, और इसको जो है कैस्पेरियन पट्टियों के द्वारा क्या तो अवरुद्ध किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सिम्प्लास्ट याद रखिएगा सजीव मार्ग होता है, मतलब जीवित मार्ग होता है।
ये आपको जीवद्रव और प्लाज्मोस्मेटा, है ना, प्लाज्मोडेस्मेटा के बीच देखने को मिलता है। इसकी गति जो है धीमी होती है और ये अत्यधिक प्रतिरोध करता है। अत्यधिक प्रतिरोध क्यों कर पाता है? क्योंकि ये जीवित होता है। ठीक है। अब अगला है आपका क्या, तो रसधानी पथ, जिसको रिक्तिका के माध्यम से, है ना, रसधानी पथ रिक्तिका के माध्यम से क्या होता है, जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। सिम्प्लास्ट के बारे में याद रखिएगा, जीवद्रव और प्लाज्मोडेस्मेटा। एपोप्लास्ट के बारे में याद रखिएगा, कोशिका भित्ति और अंतकोशिकीय स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको याद रखिएगा रसारोहण। ठीक है, जो रस का ये क्या करते हैं, ऐसा समझे। ठीक है, रस का अवरोहण करते हैं, है ना। ठीक है, जो रस है, रस का पान करना ही क्या, तो रसारोहण यहाँ पे कहलाता है। ठीक। अब इस पर जो मूलभूत सिद्धांत है रसारोहण संबंधित, वो देखिएगा। ये सिद्धांत को दिया किसने, तो स्टीफन हेल्थ में। कब, तो 1727 में इनके द्वारा क्या, तो प्रतिपादित किया गया। जड़ों की कोशिकाओं में स्फीति, है ना, स्फीति दाब के कारण जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न धनात्मक दाब। ठीक है, ये रसारोहण का कार्य प्रणाली है, ये याद रखिएगा। इसकी सीमाएं है, बल केवल छोटी ऊंचाई तक पानी धकेल सकता है। ठीक है, लगभग 2 है ना, 20 मीटर के आसपास, याद रखिएगा। अब ये क्या होता है, 2 एटमोस्फियर, है ना। ठीक। तो सीमाएं क्या देखने को मिली, बल केवल छोटी ऊंचाई तक पानी धकेल सकती है। मीटर में याद रखिएगा कितना, तो 20 मीटर। और याद रखिएगा प्रेशर में आप देखिएगा तो 2 एटॉमिक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म ऊंचे पौधों में ये नहीं पाया जाता। रसारोहण की क्वालिटी जिम्नोस्पर्म और ऊंचे पौधों में अनुपस्थित होता है। ये छोटी ऊंचाई के पौधों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और याद रखिएगा पत्तियों के किनारों पर जल रंध्रों में पानी की बूंदों का निकलना मूल दाब का ही परिणाम है। ठीक है, पत्तियों के जो किनारे होते हैं वहां जल रंध्र उपस्थित होता है और उसी से पानी की बूंदों का निकलना क्या होता है, मूल दाब का परिणाम होता है। ठीक है, अगला देखिएगा। और रसारोहण का सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो कौन है, वाष्पोत्सर्जन, जिसको खिंचाव हम लोग जानते हैं। एक है ससंजन। एक क्या है, ससंजन। जल के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण के कारण, ठीक है, यहाँ अटूट जल स्तंभ बन जाता है। जल के अणु, है ना, के बीच आपसी आकर्षण होते हैं, जिसमें वो एक दूसरे को क्या करते हैं, निमित्त, ठीक है, अटूट रूप से क्या, तो खिंचते रहते हैं। और दूसरे आसंजन। ठीक, इसमें जल और जाइलम के बीच का आकर्षण आपको देखने को मिलता है। आसंजन में जल और जाइलम के बीच का आकर्षण देखने को मिलता है। वाष्पोत्सर्जन तनाव, यहाँ याद रखिएगा पत्तियों में जो जल की मात्रा होती है वो जल वाष्प के कारण क्या होने लगती है, उड़ने लगती है ना। जल वाष्प के कारण क्या होती है, उड़ने लगती है। पानी की कमी होकर क्या हो, तो ये ऋणात्मक खिंचाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, डिक्सन और जॉली ने 1894 में प्रस्तुत किया कि 100 फुट ऊंचे पेड़ में जल एक पंप की तरह के ऊपर ऊपर जल इसी पंप से ऊपर चढ़ता है। हाँ, डिक्सन और जॉली के ने 1894 में प्रस्तुत किया कि 100 फुट ऊंचे पेड़ में जल इसी पंप से ऊपर ऊपर क्या होता है, चढ़ता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। किससे देखिए, ससंजन, आसंजन और वाष्पोत्सर्जन तनाव, ये तीनों आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो है डिक्सन और जॉली, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो याद रखिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये जो है। ठीक है, अब देखिए इसको मापने का कुछ है क्या, तो ये आगे देखिएगा, गौनांक पोटोमीटर। ठीक है, क्या, तो गौनांक पोटोमीटर। ये देखिएगा, ये प्लांट सूट कहलाता है। ये वाष्पोत्सर्जन कर रहा है पादप। ठीक है, जब पत्तियों से क्या होता है, नमी, है ना, वायुमंडल में क्या होती है, जाती है। ठीक है, वाष्प के रूप में, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर हम देखेंगे। बुलबुले को शून्य पर वापस लाने के लिए क्या किया, पहले बुलबुले उपस्थित होगा, उसको क्या किया जाता है, शून्य करने के लिए, है ना, उसको यहाँ से क्या, तो गुजारने का काम किया जाएगा, एयर बबल, है ना। तो हवा का बुलबुला बुलबुले को है ना, तो पैमाने पर बुलबुले गति को वाष्पोत्सर्जन की दर को दर्शाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से बुलबुला जो अब निकलता है ना, वो इससे क्या होगा, यहाँ पर आता है। तो ठीक, ये जो पैमाना है वो उसको क्या करता है, मापता है। ठीक, तो पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखिएगा। पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है। यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि वाष्पोत्सर्जन हुई जल की हानि पौधों के जल अवशोषण के बराबर होता है। तो पोटोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन द्वारा हुई जल हानि पौधों द्वारा जल अवशोषण के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, रीजन के तौर पे देखते हैं। जैसे डीपीडी, ये जो है ओपी और टीपी के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है।
और पूर्ण स्फीत अगर कोशिका है तो वहाँ डीपीडी आपको 0 देखने को मिलता है। पौधों के लिए केवल केशिका जल उपयोगी होता है, ये याद रखना है। रसारोहण का सर्वमान्य जो सिद्धांत है, डिक्सन और जोली जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है, ये सबसे क्या है तो प्रमुख है और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, समझिए। और सक्रिय अवशोषण में एटीपी ऊर्जा खर्च होती है, निष्क्रिय उत्सर्जन में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव काम करता है। जो सक्रिय अवशोषण होता है तो वहाँ एटीपी ऊर्जा खर्च होती है, और जहाँ निष्क्रिय होता है वहाँ वाष्पोत्सर्जन खिंचाव काम करता है। जल विभव का ऋणात्मक होता है ना, जल विभव का ऋणात्मक होता है, मतलब शून्य जल शुद्ध जल का मान शून्य होता है। जल विभव का यदि ऋणात्मक होता है तो शुद्ध जल कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लास इतना ही। पढ़ते रहिए, और आपको क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए हमारी क्लासेस जो है ना, इसी तरीके से कंटिन्यू आपको यूट्यूब में मिलेंगी। और जिन्हें बहुत अच्छे से एक एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, वो टेलीग्राम के माध्यम से मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं उन्हें पेड क्लास अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। देखिए सब चीज आप बहुत ज्यादा अच्छे से बहुत है ना फ्री में नहीं पढ़ सकते, उसके लिए कुछ पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, है ना। लगभग 500 हजार के आसपास, तो चीजें वहां से आपको सिस्टमेटिक वे में, है ना, पीडीएफ के साथ आपको क्या तो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़ते